जानकी रोज की तरह आज भी गांव में दूध देने के लिए आती है। दूध के पैसों के साथ साथ वह दूध लेने वालों से कुछ पैसे उधार मांग लेती है ताकि वह अपने देवर की शादी कर सके। देवर की शादी धूमधाम से हो जाती है। जानकी देखती है कि उसकी देवरानी बहुत ही सुंदर है। वह देवरानी से पूछती है, क्या तुम पढ़ी लिखी हो? देवरानी कहती है, हाँ मैं पढ़ी लिखी हूँ। जानकी पूछती है, फिर तुमने नौकरी क्यों नहीं की? देवरानी कहती है, मैं BA पार्ट 2 तक ही पढ़ पाई, ग्रेजुएशन पूरा नहीं हो पाया, इसलिए क्योंकि मेरे घर की स्थिति ठीक नहीं थी। जानकी कहती है, क्या तुम आगे पढ़ना चाहती हो? देवरानी कहती है, हाँ दीदी, अगर आगे पढ़ने का मौका मिले तो मैं जरूर पढ़ूंगी। जानकी कहती है, तुम अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, आज से तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है। देवरानी रोते हुए कहती है, जेठानी हो तो आप जैसी। जानकी कहती है, मैं तुम्हारी जेठानी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। सास छोटी बहू से कहती है, आओ बहू आओ, मिलजुल कर काम किया जाए। जानकी कहती है, अम्मा जी अभी अभी घर में नई नई बहू आई है और आप उससे काम करवाएंगी? मेरी देवरानी काम नहीं करेगी, वह आगे की पढ़ाई करेगी। लेकिन सास और घर वाले इसका विरोध करते हैं क्योंकि उनके पास इस सिवान वाली बहू को पढ़ाने का सामर्थ्य नहीं है। जानकी कहती है, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाऊंगी और आप लोग देख लीजिएगा, मेरी देवरानी पढ़ लिख कर नौकरी करने लगेगी तो इस घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। सिवान वाली बहू अपने साथ पढ़ने के लिए किताबें भी लाई थी क्योंकि उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। देवरानी के हाथ में किताबें देखकर जानकी बहुत खुश होती है और कहती है, छुटकी तुम्हें कॉलेज में एडमिशन करवाने में कितना खर्च आएगा? देवरानी कहती है, 2500 से 3000 रुपए। जानकी कहती है, ठीक है छुटकी, मैं कल ही पैसों का इंतजाम कर दूंगी और तुम देवर जी के साथ कॉलेज जाकर एडमिशन करवा लेना। फिर जानकी देवरानी को समझाती है, छुटकी घर वाले तुम्हारी पढ़ाई को लेकर जो विरोध कर रहे थे वह गलत नहीं था क्योंकि यह घर बहुत ही मुश्किल से चलता है, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। तुम पढ़ लिख कर नौकरी करोगी तो इस घर की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और मेरा सपना है कि तुम बुलबुल चाची की बहू की तरह मास्टर बनो। कुछ गाँव की औरतें जानकी से पूछती है, सुबह सुबह तुम्हारी देवरानी तुम्हारे देवर के साथ कहाँ गई है? जानकी कहती है, चाची वह आगे पढ़ने के लिए कॉलेज में नाम लिखवाने गई है, वह पढ़ लिख कर नौकरी करेगी और मेरे घर की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और यही बात वह गांव की कुछ और औरतों को भी बता देती है। रात को जब जानकी की छोटी देवरानी जिसका नाम माया है वह पढ़ाई कर रही थी, तभी उसका पति आ जाता है और कहता है, पढ़ाई लिखाई काफी हो गई, चलो सो जाओ। माया कहती है, मुझे परेशान मत कीजिए, मुझे पढ़ने दीजिए, पर वह उसकी बात नहीं मानता और माया से जिद करने लगता है। तभी वहाँ पर जानकी और बुआ आ जाती है। जानकी कहती है, देवर जी आप जाकर बाहर सोइए, देवरानी जी को पढ़ने में दिक्कत हो रही है। अपनी भाभी की बात सुनकर नीलेश बाहर सोने चला जाता है, लेकिन रात में सभी के सो जाने के बाद वह फिर से माया के पास आ जाता है, पर जानकी और बुआ उसे फिर से देख लेती हैं। नीलेश बहाना बनाते हुए कहता है, मैं तो बस इसे देख रहा था कि यह पढ़ रही है या नहीं। तभी बुआ कहती है, अच्छा अंडा सिखा रहा है बच्चे को कि चाव चाव कैसे किया जाता है। अब नीलेश अपनी पत्नी माया को परेशान न करे, इसलिए जानकी अपनी ननद पिंकी को माया के पास सोने के लिए कह देती है। जानकी पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी उसे मवेशियों की बीमारी और उसके इलाज के बारे में काफी अच्छा ज्ञान था और वह इस आदमी के जानवर की बीमारी का इलाज उन्हें बता देती है। डॉक्टर साहब भी आ जाते हैं और देर से आने की वजह से आदमी से माफी मांग लेते हैं। आदमी कहता है, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, छपरा वाली बहू ने सभी दवा बता दी है। डॉक्टर साहब देखते हैं कि जानकी ने जो दवा बताई थी वह बिल्कुल सही थी। डॉक्टर साहब जानकी से कहते हैं, आप मवेशियों की डॉक्टरी क्यों नहीं करती? जानकी मुस्कुरा कर जवाब देती है, नहीं डॉक्टर साहब, मुझे तो बस मवेशियों से प्यार है, मेरे पास तो सिर्फ अनुभव है, कोई डिग्री नहीं है। जब आदमी जानकी को पैसे देने लगता है तो वह मना कर देती है। वह कहती है, चाचा जी मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बस इन बेजुबान जानवरों का आशीर्वाद चाहिए। यह सुनकर डॉक्टर साहब जानकी के पति से कहते हैं, अखिलेश बाबू आपकी पत्नी कोई साधारण औरत नहीं, बहुत महान है। एक दिन जानकी माया से पूछती है, माया तुम्हारी पढ़ाई ठीक से चल रही है ना? माया कहती है, जी दीदी, लेकिन अगर मुझे एक मोबाइल मिल जाता तो पढ़ाई करना और आसान हो जाता। जानकी हंसते हुए कहती है, बस इतनी सी बात? और फिर वह माया के लिए एक कीपैड वाला मोबाइल ले आती है। माया मुस्कुरा कर कहती है, दीदी मुझे छोटा नहीं बड़ा वाला टच मोबाइल चाहिए। जानकी जवाब देती है, वह भी खरीद देंगी। माया हिचकिचा कर कहती है, लेकिन दीदी वह तो बहुत महंगा होता है, आपके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? जानकी कहती है, माया तुम चिंता मत करो, मैं अपनी बाली बेच दूंगी। माया भावुक होकर कहती है, दीदी आप मेरी पढ़ाई के लिए अपनी बाली बेच देंगी? जानकी प्यार से कहती है, छुटकी तुम्हारी पढ़ाई जरूरी है, मेरी बाली नहीं, तुम बस मन लगा कर पढ़ो। जानकी अपनी सोने की बाली बेचकर माया के लिए एक टच मोबाइल खरीद देती है। माया जानकी की फोटो खींचकर मोबाइल के वॉलपेपर में लगा देती है। जानकी मुस्कुरा कर कहती है, यहाँ तो लोग भगवान की फोटो लगाते हैं। माया जवाब देती है, दीदी सब लोग अपनी मुराद पूरी करने के लिए भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन मेरी मुराद तो आप पूरी कर रही हैं, मेरे लिए भगवान तो आप ही हैं। एक दिन जानकी की सास अपने पति से कहती है, अपनी बड़ी बहू को समझाइए, वह छोटी बहू के कपड़े धोती है, न तो उसे दही जमाना सिखाती है और न ही घी बनाना। जानकी जवाब देती है, मैं नहीं सिखाऊंगी अम्मा जी। अम्मा जी कहती है, देखिए मुझे जवाब दे रही है, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है इस घर
घर में, वही इस घर की मालकिन बनी फिरती है। बुआ जी कहती है भाभी मालकिन बनने के लिए जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है और आप तो हमेशा से जिम्मेदारी से भागती ही रही है। एक दिन जानकी माया को दूध देते हुए पूछती है छुटकी तुम मास्टर तो बन जाओगी ना। माया रोते हुए कहती है दीदी अपने दम पर तैयारी संभव नहीं है, कोचिंग करनी पड़ेगी। जानकी पूछती है कोचिंग का कितना खर्चा है। माया कहती है दीदी सबसे सस्ता कोर्स भी 70,000 का है। जानकी सोच में पड़ जाती है और बाबूजी से कहती है माया को कोचिंग करनी है। बाबूजी कहते हैं ठीक है कर ले। जानकी कहती है पर बाबूजी फीस 70,000 है। घर के लोग कहते हैं इतना पैसा कहाँ से आएगा, कह दो उसे पढ़ाई बंद कर दे। जानकी कहती है बाबूजी मैं सोच रही हूँ कि खेत गिरवी रखकर पैसे ले लिया जाए। इस बात पर सभी लोग विरोध करने लगते हैं पर जानकी किसी तरह से सबको मना लेती है। वह जमीन गिरवी रखकर पैसे से माया का कोचिंग में एडमिशन करवाती है। माया मेहनत से पढ़ाई करती है और एक दिन मास्टर बन जाती है। पूरा घर खुश होता है, जानकी का सपना पूरा हो जाता है। माया एक सरकारी स्कूल में नौकरी ज्वाइन करती है और नीलेश रोज उसे साइकिल से स्कूल छोड़ने जाता है। एक दिन जानकी मजाक में ही माया से कहती है देख रही हो ना नन्ना तुम्हारी कितनी सेवा कर रही है, इसकी शादी का खर्चा तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। स्कूल में प्रिंसिपल माया को पोषाहार की फाइल संभालने को देती है। माया को नहीं पता होता है कि यह फ्रॉड का काम है। रात में खाना खाते वक्त अम्मा जी कहती है अब तो छपरा वाली मास्टराइन बन गई है, अब वो जो कहेगी वही होगा ना। माया मुस्कुरा कर कहती है ऐसा क्यों कर रही है अम्मा जी, आप जो कहेंगी वही होगा। अम्मा जी कहती है जानकी ने तेरे लिए अपनी बाली बेची थी, अब तू उसके लिए नई बाली खरीद दे। जानकी भी कहती है हाँ मगर उस बाली से ज्यादा कीमती वाली खरीदना। माया कहती है ठीक है दीदी खरीद दूंगी। जानकी कहती है छुटकी जिस जमीन को गिरवी रखा था उसे छुड़ाना है, पैसे का इंतजाम करना शुरू कर दो। पैसों के अभाव में हमने कभी अच्छी साड़ियाँ नहीं पहनी और इस बार तीज पर सबके लिए अच्छी साड़ियाँ भी खरीदना। पिंकी कहती है भाभी इस समय लहरिया साड़ी बहुत चल रही है, वही वाला लाइएगा। धीरे धीरे माया को अपनी नौकरी का घमंड हो जाता है। वो अपनी माँ से फोन पर कहती है मम्मी मेरी सैलरी आई भी नहीं और जेठानी ने डिमांड करना शुरू कर दिया, बाली दो, जमीन छुड़वाओ, साड़ियाँ खरीदो। यह सब सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया है। माया की माँ कहती है बेटी उस घर की खाई बहुत गहरी है, अगर तू अपनी पूरी जिंदगी की कमाई भी लगा दे तो भी वह घर नहीं भरेगी, तू अब अपने लिए जीना शुरू कर। माया माँ की बात से प्रभावित हो जाती है। माया शाम को जानकी और अम्मा जी के लिए नई साड़ियाँ लेकर आती है पर बुआ जी के लिए नहीं लाती है। कहती है बुआ जी तीज नहीं करती इसलिए उनके लिए नहीं लाई। बुआ जी थोड़ी दुखी हो जाती है पर कुछ नहीं कहती है। पिंकी जानकी की साड़ी देखकर कहती है भाभी यह तो लहरिया साड़ी नहीं है। यह सुनकर जानकी थोड़ा उदास हो जाती है। माया के हाथ में एक और साड़ी देखकर बुआ जी पूछती है यह साड़ी किसकी है। माया कहती है यह मेरी साड़ी है। बुआ जी देखती है कि माया की साड़ी जानकी की साड़ी से भी ज्यादा महंगी है। जानकी कहती है छुटकी तुम्हारी साड़ी तो हमारी साड़ी से महंगी है। माया कहती है दीदी आप लोगों को इससे क्या मतलब, आप तो दूध दही और गोबर में ही समय बिताती है। मुझे तो स्कूल में पढ़ाने जाना होता है, अफसरों की मीटिंग में जाना होता है, इसलिए मैंने महंगी वाली साड़ी ली। बुआ जी कहती है माया तुम्हें दो आंख करने का कोई हक नहीं है। माया कहती है क्यों नहीं बुआ जी, कमा तो मैं ही रही हूँ ना। माया के मुँह से ऐसी बात सुनकर जानकी दुखी हो जाती है। वह तीज पर माया के दिए हुए साड़ी को नहीं पहनती बल्कि अपनी पुरानी साड़ी पहनकर ही पूजा कर लेती है। अगले दिन पिंकी जानकी को दी हुई साड़ी माया के ऊपर फेंक देती है। माया गुस्से में जानकी से पूछती है दीदी यह कौन सा नया ड्रामा है। बुआ जी कहती है शुक्र मनाओ कि पिंकी ने साड़ी तुम्हारे ऊपर फेंकी है, नहीं तो मैं तुम्हारे मुंह पर फेंक देती। जिस औरत ने तुम्हें पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया तुम उसको यह भिखारी वाली साड़ी दे रही हो। माया जवाब देती है जो जिसके लायक होगा उससे वही मिलेगा ना। इसके बाद माया घर के सभी लोगों से झगड़ा कर लेती है। वह जानकी द्वारा दिया गया मोबाइल उसे लौटा देती है, घर की टेबल कुर्सी बाहर रख देती है। वह कहती है मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, मुझे पता है कि मेरी कमाई पर पूरा परिवार गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठा है। जिसको अपना जीवन गोबर में बिताना है वो बिताए, मेरी कमाई मेरे सुख दुख के लिए है। नीलेश प्रिंसिपल से माया को समझाने के लिए कहता है। प्रिंसिपल जवाब देती है क्या समझाऊं, अगर आप यूं ही दूसरों पर लुटाते रहेंगे तो आपका क्या होगा, पहले अपने बारे में सोचिए फिर दूसरे के बारे में सोचिएगा। माया अपने लिए नई कुर्सी टेबल और अलमारी खरीदती है और अपने कमरे को अलग से ही डेकोरेट करवा देती है। वह बिना किसी झिझक के घर का बना हुआ खाना भी खाती रहती है। एक दिन जमीन गिरवी रखने वाला आदमी घर आ जाता है और अपने पैसे की मांग करने लगता है। बाबूजी कहते हैं अभी तो पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया है। उस आदमी के साथ आए हुए लड़के ने कहा अगर पैसा नहीं है तो जमीन हमारे नाम कर दीजिए। जानकी हाथ जोड़कर कहती है जैसे आपने अब तक मुझ पर भरोसा किया वैसे ही थोड़ी और समय दे दीजिए, मैं आपके पूरे पैसे लौटा दूंगी। आदमी कहता है ठीक है लेकिन अगर समय पर पैसा नहीं मिला तो फिर जमीन मेरे नाम करनी होगी। आदमी के चले जाने के बाद अखिलेश गुस्सा हो जाता है और जानकी पर नाराज होकर कई कठोर बातें कह देता है जिन्हें सुनकर जानकी रोने लगती है। उस रात जब जानकी आटा गूंद रही होती है तभी डॉक्टर साहब का फोन आ जाता है। डॉक्टर साहब कहते हैं मैं अपनी मौसी के घर शादी में जा रहा हूँ, रसूलपुर के फूलचंद बाबू की गाय की तबीयत खराब है, जाकर देख लीजिए। जानकी रात में अखिलेश के साथ वहाँ चली जाती है। गाय को देखकर वह बताती है गाय को चीचड़ और जू नाम की बीमारी
बीमारी हुई है। दिखने में यह बीमारी छोटी लगती है, लेकिन इससे मवेशियों को बहुत कष्ट होता है। जानकी फूलचंद बाबू को इस बीमारी का इलाज भी बता देती है। फूलचंद बाबू जानकी को उसकी फीस देते हैं। वैसे तो जानकी इसके लिए पैसे नहीं लेती थी, लेकिन इस बार उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए वह पैसे ले लेती है। अगली सुबह जानकी अखिलेश से कहती है, मैं सोच रही हूँ मवेशी डॉक्टर बन जाऊँ। यह सुनकर अखिलेश कहता है, पागल हो गई हो क्या? इतनी उम्र हो गई है, इतनी बड़ी बिटिया हो गई है, अब तुम पढ़ाई करोगी? अखिलेश को चिल्लाते हुए देखकर घर वाले पूछते हैं, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? अखिलेश जानकी की ओर इशारा करते हुए कहता है, इसका दिमाग खराब हो गया है, मवेशी डॉक्टर बनने की बात कर रही है। माया यह सुनकर हंसने लगती है। वह जानकी से कहती है, मैं मास्टर बन गई तो आप डॉक्टर बन जाओगी क्या दीदी? यह हलवा थोड़ी है। आप ऐसा तो नहीं सोच रही है ना कि मास्टर से बड़ा डॉक्टर होता है तो मैं डॉक्टर ही बन जाऊं? घर वाले जानकी को पागल, दिमाग खराब और भी कुछ भला बुरा कहने लगते हैं। जानकी सबकी बातें सुनकर रोने लगती है, लेकिन किसी से कुछ भी नहीं कहती है। अगले दिन वह डॉक्टर साहब से कहती है, डॉक्टर साहब मुझे मवेशी डॉक्टर बनाना है। डॉक्टर साहब कहते हैं, आप तो वैसे ही अच्छा इलाज कर लेती हैं, आपको डॉक्टर बनने की क्या जरूरत? जानकी कहती है, डॉक्टर साहब मुझे किसी को बताना है कि मास्टर से बड़ा डॉक्टर होता है। डॉक्टर साहब जानकी को मवेशी डॉक्टर बनने की सारी प्रक्रिया बता देते हैं। जानकी जोरों शोरों से अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है और अपनी मेहनत और लगन से डॉक्टर बन जाती है। वह घर आकर सभी से आशीर्वाद लेती है और डॉक्टर साहब भी उसे डॉक्टर बनने की खुशी में बधाई देते हैं। माया अपनी मम्मी के कहने पर अपने नाम से जमीन खरीदती है। जमीन की कीमत 12 लाख रुपए थी और माया के पास सिर्फ 8 लाख रुपए ही थी। शर्त के अनुसार माया को बाकी के 4 लाख रुपए भी 1 महीने के अंदर ही देने पड़ेंगे, नहीं तो बाकी का पैसा भी डूब जाएगा और जमीन भी नहीं मिलेगी। जानकी अपने पास पैसे आते ही सबसे पहले गिरवी रखी जमीन को छुड़ा लेती है। एक दिन कुछ अधिकारी स्कूल में चेकिंग करने के लिए आते हैं और माया जिस पोषाहार फाइल को मेंटेन कर रही थी उसमें गड़बड़ी पाने की वजह से प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लेती है और माया पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाकर उसे उसकी नौकरी से सस्पेंड कर देती है। माया सोच में पड़ जाती है, 5 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से होगा? नीलेश माया को डांटते हुए कहता है, तुम इतना नीचे गिर जाओगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तुम्हारी वजह से आज हमारे पूरे परिवार का मान सम्मान मिट्टी में मिल गया। माया जमीन वाले ठेकेदार को फोन करके कहती है, भैया मुझे अभी जमीन नहीं लेना, मेरा पैसा वापस कर दीजिए। ठेकेदार कहता है, मैडम ऐसा नहीं हो सकता, मैंने आपको सभी शर्तें बता दी थी, समय पर पैसा नहीं मिला तो डील भी कैंसिल हो जाएगी और पैसा भी नहीं मिलेगा। माया ठेकेदार से पैसे के लिए रिक्वेस्ट करती है पर ठेकेदार फोन काट देता है। अब माया को अपने किए पर पछतावा होने लगता है। जुर्माना न भरने की वजह से घर पर पुलिस आ जाती है और माया को पकड़कर ले जाने लगती है। माया अपने बाबूजी से कहती है, मुझे बचा लीजिए बाबूजी, मैं आपकी छोटी बहू हूँ। लेकिन बाबूजी इसके लिए कुछ भी नहीं कर पाती है। अधिकारी माया से कहता है, गलती करने से पहले सोचना चाहिए था ना। शिक्षक को गुरु कहा जाता है और गुरु पूरी दुनिया में ज्ञान देता है, लेकिन आप शिक्षक के नाम पर कलंक हैं। आपकी वजह से पूरे परिवार का सिर शर्म से झुक गया है। अधिकारी माया को गिरफ्तार करके लेकर जा ही रहे थे, तभी वहाँ पर जानकी भी आ जाती है और अधिकारी से कहती है, माया को छोड़ दीजिए सर। अधिकारी कहता है, अब संभव नहीं है क्योंकि इन्होंने समय पर जुर्माना नहीं भरा। जानकी पूछती है, कितना पैसा चाहिए सर? अधिकारी उसे 5 लाख रुपए बताता है। यह सुनकर जानकी तुरंत ही घर के अंदर जाती है और अपनी मेहनत से जुटाए हुए 5 लाख रुपए अधिकारी को लाकर दे देती है। अधिकारी जानकी से पूछता है, आप कौन हैं? जानकी कहती है, मैं इस घर की बड़ी बहू मवेशी डॉक्टर श्रीमती जानकी देवी हूँ। अधिकारी कहता है, आप इस घर की बड़ी बहू हैं और यह आपकी छोटी देवरानी है। जानकी कहती है, देवरानी नहीं सर, यह मेरी छोटी बहन है। जानकी के मुंह से यह शब्द सुनकर माया और घर वाले भावुक हो जाते हैं। अधिकारी के जाने के बाद माया और नीलेश जानकी से अपनी गलती की माफी मांगते हैं और अखिलेश व घर वालों के कहने पर जानकी नीलेश और माया को माफ कर देती है और यहीं पर इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मुझे विश्वास है कि आपको इस भोजपुरी मूवी छपरा वाली और सिवान वाली बहू की स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह की और स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।